प्रिय व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के नए प्रोग्राम प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज में हम यूपीएससी और अलग अलग स्टेट पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को विश्लेषण के साथ हल करेंगे। जानकारी के साथ साथ सही उत्तर का चयन करते समय कौन से ट्रिक कारगर साबित होते हैं उन्हें भी सीखेंगे। विकल्पों की छंटनी करना, बुनियादी अवधारणा को समझना, तथ्यों और अतिवादी व विशेष शब्दों पर ध्यान देने का अभ्यास करने की भी कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत हम हर एपिसोड में 5 सवालों को हल करेंगे। टीम दृष्टि द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज नामक पुस्तक श्रृंखला को आधार बनाइए। इसमें यूपीएससी समेत विभिन्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए करीब 8 से 10 हजार प्रश्नों का संकलन, उत्तर व विश्लेषण के साथ तैयार किया गया है। इस सीरीज की कुछ किताबें मार्केट में आ चुकी हैं और कुछ आने वाले समय में आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब ने 2018 के क्वेश्चंस को अपने सामने रख लिया होगा। 2018 में पॉलिटी के जो सवाल पूछे गए थे उन्हें अपने सामने रखिए ताकि इस सेशन में आपको सवाल और उनके जवाब अच्छे से समझ में आए। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले जान लें कि इस सेशन में एक प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय संबंध और एक प्रश्न राज्य व्यवस्था से, जबकि 3 प्रश्न भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े होंगे। तो पहला सवाल देखते हैं। किसी देश के नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह के सदस्य बनने का या के क्या परिणाम है या हैं? इसकी पहुंच नवीनतम और सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकियों तक हो जाएगी। यह स्वमेव नाभिकीय आयुध अप्रसार संधि यानी एनपीटी का सदस्य बन जाता है। उपरोक्त में से कौन सा यस्य कथन सही है या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों सही, या फिर ना तो एक ना ही दो? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी केवल पहला कथन सही है। अब इसका विश्लेषण देखते हैं। दोस्तों, यूपीएससी कथनों में अक्सर बिल्कुल ऑपोजिट फैक्ट देता है। इस सवाल के दूसरे कथन में भी यही हुआ है। एनएसजी यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं वे सभी 48 सदस्य देश अप्रसार संधि का पालन करते हैं। यानी जो नाभिकीय आयुध अप्रसार संधि का पालन करते हैं वे इसके सदस्य हैं। इसलिए दूसरा कथन गलत है। दरअसल यह प्रश्न 2018 में इसलिए पूछा गया क्योंकि उसके पहले एनएसजी काफ़ी चर्चा में रहा था। भारत बराबर इस ग्रुप में शामिल होने की कोशिश करता रहा और चीन ने इस बात पर ही भारत की एंट्री के लिए मना कर दिया था कि भारत एनपीटी में शामिल नहीं है। आपको बता दें कि परमाणु और उससे जुड़े मटेरियल के निर्यात पर नियंत्रण कर परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना एनएसजी का मुख्य लक्ष्य है। वहीं इस समूह में शामिल होने का सबसे बड़ा फायदा है कि परमाणु से जुड़ी नई तकनीकों तक सदस्य देशों की पहुंच बढ़ जाती है। यानी पहला कथन सही है। तो आइए अब जरा एनपीटी पर भी नज़र डाल लेते हैं। यह संधि 1970 में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के मकसद से की गई थी। इसके सदस्यों को 2 भागों में बांटा गया है। पहली कैटेगरी में परमाणु हथियार संपन्न देश हैं जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूके शामिल हैं। और दूसरी कैटेगरी में वे देश हैं जो परमाणु हथियारों से संपन्न नहीं हैं। बता दें कि भारत और पाकिस्तान एनपीटी में शामिल नहीं हैं। प्रिय व्यूअर्स, सिविल सर्विसेज एग्जाम में हमें ऐसी घटनाओं पर जोर देना चाहिए जो बार बार चर्चा में हों और जिनका अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, रक्षा या विज्ञान जैसे क्षेत्रों में ग्लोबल या नेशनल सिनेरियो में काफ़ी महत्व हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी केवल पहला कथन ही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। दूसरा कथन है, एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या तो ना तो एक ना ही दो? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी दोनों ही कथन गलत हैं। तो आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। दोनों ही कथन आधार अधिनियम 2016 से जुड़े हुए हैं। आधार कार्ड को सांविधिक दर्जा देने और सब्सिडी आदि को आधार कार्ड के जरिए सही जगह तक पहुंचाया जा सके, इस मकसद से यह कानून बनाया गया था।
इस अधिनियम की धारा 9 के मुताबिक आधार नागरिकता या अधिवास का साक्ष्य नहीं होगा, यानी किसी व्यक्ति से अगर नागरिकता या मूल निवास के लिए प्रूफ मांगा जाए तो आधार इसके लिए मान्य नहीं होगा। इसलिए कथन 1 गलत है। आगे देखते हैं। इसी कानून के तहत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को सांविधिक दर्जा दिया गया। इस कानून की धारा 23 के मुताबिक आधार संख्या को डीएक्टिवेट और बंद करने की शक्ति इस प्राधिकरण को दी गई है। इसलिए दूसरा कथन भी गलत है। तो इसका उत्तर हुआ ऑप्शन डी, यानी कि दोनों ही कथन गलत हैं। तो चलिए अब भारतीय इतिहास से जुड़े सवालों पर नजर डालते हैं। सवाल है, उन्होंने मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे थे अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय या फिर मोतीलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी लाला लाजपत राय। अब इसका विश्लेषण देखते हैं। प्रश्न में दिए गए सभी पर्सनैलिटीज की जीवनी लाला लाजपत राय ने ही लिखी है। लाला लाजपत राय अपने समय के सबसे सफल लेखकों में से एक थे। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे चर्चित गुट लाल बाल पाल में भी वे थे। इनमें अन्य 2 सदस्य थे बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। लालाजी 1920 के कलकत्ता विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष भी चुने गए। इसके अलावा वे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। 1904 में बॉम्बे सेशन में उन्हें गोपाल कृष्ण गोखले के साथ कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर चुना गया। दोनों को इंग्लैंड का दौरा करने के लिए भेजा गया था। इंग्लैंड में वे ब्रिटिश लेबर पार्टी के सदस्य भी रहे। उन्होंने अमेरिका और जापान का भी दौरा किया था। इन्होंने जीवनियों के अलावा भी जिन पर काम किया उनमें शामिल हैं अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया एंड इंटरप्रिटेशन, हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज, इंग्लैंड डेट्स टू इंडिया। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन है सहायता अनुदान व्यवस्था यानी ग्रांट्स इन एड शुरू की गई, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई, या फिर शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी पहला और दूसरा कथन सही है जबकि तीसरा कथन गलत है। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम सवाल में पूछे गए सभी कथनों के बारे में ना जानते हों, लेकिन हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें इनमें कोई एक कथन ऐसा पता हो कि वह गलत है तो हम सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, देश में आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था की शुरुआत वारेन हेस्टिंग्स के समय से ही शुरू हो गई थी। उसने मुस्लिम लॉ की पढ़ाई के लिए 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। इसके 10 साल बाद यानी 1791 में हिंदू लॉ की पढ़ाई के लिए जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। इसके बाद विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सही शुरुआत 1813 के चार्टर एक्ट से हुई। इसके बाद कई जानकारों ने शिक्षा व्यवस्था के लिए अपनी बातें सामने रखी। इनमें लॉर्ड मैकाले मिनट, थॉमसन एफर्ट, वुड्स डिस्पैच और डब्ल्यू हंटर आयोग काफ़ी चर्चित रहे। वुड्स डिस्पैच भारत में शिक्षा व्यवस्था के प्रसार के लिए पहली समग्र योजना थी। तो अब जरा इसकी सिफारिशों पर चर्चा कर लेते हैं। पहला, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में विश्वविद्यालय की स्थापना हो, इसलिए दूसरा कथन सही है। दूसरा, चार्ल्स वुड ने निजी उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए ग्रांट्स इन एड प्रणाली की सिफारिश की थी, यानी हमारा पहला कथन भी सही है। तो अब आते हैं तीसरे कथन पर। जैसा कि हमने पहले ही सेशन में आपको बताया था कि हमें अतिवादी शब्दों जैसे सभी, कोई नहीं, किसी भी, हमेशा या निश्चित रूप से आदि पर ध्यान देना चाहिए। ये अक्सर गलत होते हैं। यहाँ भी तीसरा कथन गलत है क्योंकि इस डिस्पैच में सभी लेवल पर अंग्रेजी की बात नहीं कही गई थी, बल्कि उनका मानना था कि प्राथमिक स्कूलों में मातृभाषा, हाई स्कूलों में एंग्लो वर्नाकुलर यानी अंग्रेजी और मातृभाषा, वहीं उच्चतर शिक्षा में निर्देशों के लिए अंग्रेजी का उपयोग किया जाना चाहिए।
इस तरह तीसरा कथन गलत है। तो जैसे ही तीसरा कथन गलत हो जाता है वैसे ही बी, सी और डी गलत हो जाते हैं, क्योंकि इन तीनों में ही तीसरा कथन है। इसके अलावा चार्ल्स वुड ने धर्मनिरपेक्ष और व्यावसायिक एवं महिला शिक्षा पर जोर देने की बात भी कही थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। तो चलिए अब सेशन का अंतिम प्रश्न देखते हैं। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थीं? ऑप्शन है संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को या फिर प्रांतीय राज्यपाल को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी गवर्नर जनरल को। इसका एनालिसिस देखते हैं। दोस्तों, प्री एग्जाम में संविधान के विकास से जोड़कर अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है। शायद ही किसी साल प्रश्न ना आया हो। इस फैक्चुअल पार्ट को आप अच्छे से रिवाइज करके जाएं। तो बहरहाल प्रश्न पर आते हैं। संवैधानिक विकास के नज़रिए से अंग्रेज हमारे यहाँ जितने भी कानून लेकर आए उनमें 1935 का भारत शासन अधिनियम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए इसके महत्वपूर्ण प्रावधानों पर नज़र डाल लेते हैं। इस कानून के तहत केंद्र और प्रांतीय इकाइयों के बीच शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियां बनाई गई थीं: संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। जबकि अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दे दी गई थीं। इसलिए ऑप्शन बी सही है। इसके अलावा इस कानून के दूसरे प्रावधानों को भी देख लेते हैं। इस कानून के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया, जबकि केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। इसमें भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इसके अलावा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तार दिया गया। वंचित वर्गों, महिलाओं और मजदूरों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, अच्छे से रिवाइज करते रहें। धन्यवाद।